अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप इस टाइम को भी ले रहे हैं क्लास? जी। आप इस टाइम को भी ले रहे हैं क्लास? हाँ, वो असल में सॉरी, बस वो सुबह ज़रा एक गड़बड़ हो गई। तो मैं उसमें नहीं ले सका था, तो अभी बस ब्रीफली कुछ चीज़ें जो कि हमने उस वक्त डिस्कस करनी थी और वो नहीं हो सकी थी, तो वो अभी कर लेते हैं। और ओके सर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बस ज़्यादा बात जो है वो लंबी ना जाए। बाकी लोग ज्वाइन कर लें बस। विद इन 5 मिनट्स हम काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सर जो कोरिलेशन वाला जो आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसके वो आर्टिकल भेज दें। आर्टिकल से मतलब? सर वो लास्ट टाइम आप जो आपने जिस तरह सैम्पलिंग वाला नोट्स दिए थे हम्म। फ्रॉम अ बुक। अच्छा, ठीक हो गया। जी सर। ठीक है। ये कौन आया था? कोरिलेशन कहा था ना आपने? जी सर, लास्ट क्लास वाला। तो कोरिलेशन तो वो रिग्रेशन की जो फाइल भेजी थी तो उसमें था ना। नहीं सर, वो नहीं भेजा। आई डोंट हैव इट इन ऑन माय लैपटॉप। अच्छा, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। यस, थैंक यू सर। बाबा।
Baba, Martin. अच्छा, स्टार्ट करें। जी सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन है ये, आपको भी भेजा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने, इसमें ये 13-16 है, ये विजिबल है, स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर, आ रहा है। जी सर, आपने अच्छा, भेजा अब ना? इसको, जी जी, इसको सॉल्व करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो टेबुलर मेथड का है, और एक जो है वो एक्सेल के थ्रू है, और कैलकुलेटर के थ्रू भी हो सकता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली, नमल कहाँ आ गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फार्मूला वगैरह याद है कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ याद है? सर मैंने नहीं ली थी लास्ट क्लास। बिल्कुल, उसमें वो लेक्चर भी नहीं सुना? नो सर। अच्छा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट टाइम बात की थी, बिल्कुल लेक्चर के एंड पे, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट continuous random variable. Discrete random variable is a random variable which assumes values in whole numbers, and a continuous random variable is a random variable which assumes values in fractions or points or other than the whole numbers. ठीक है? और जो इसमें डेटा होता है वो डेटा भी बहुत ज़्यादा, यानी उसकी 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 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम फिर इस वजह से, और फिर वो ये भी होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्योंकि होती भी पॉइंट्स और उसमें हैं, तो इस वजह से जैसे हाइट्स हैं, अगर हम किसी एक सेक्टर की, या लेट्स से के जैबिस्ट में ही जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम हाइट को अगर वो मेजर करना चाहें, तो ये एक तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तकरीबन कोई 5-6 हज़ार से 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तो कम अज़ कम हो ही जाएगी। और यानी हाँ, 3-1 हज़ार तक तो तकरीबन हो जाएगी। तो 3 हज़ार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर क्वाइट मच, और इवन इससे भी ज़्यादा अगर हों। और फिर यह है कि हाइट्स भी ऑब्वियसली 5 फीट 1.1 इंचेस है, या 1.12 है, या 5.5 है, या 6 है। तो ये वो हैं जो कि यानी जो 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 ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस पॉइंट्स में हैं। और आगे फिर ऑब्वियसली जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी भी फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आएगी। और अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमें मिल रही हैं, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, तो ग्राफ पे प्लॉटिंग की वजह से
की तमाम प्रोबेबिलिटीज को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाए तो वो कोई स्ट्रेट लाइन यानी अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं मिलती, बल्कि वो हमें एक बेल कर्व टाइप की, एक कर्व टाइप की एक शेप जो है वो उसकी बन जाया करती है। और जो ये कर्व है इसके जो एजेस हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू द ओरिजिन टू द एक्सिस, लेकिन ये उसको कट नहीं कर रहे होते। तो जैसे बाकी हमने देखा था, रिग्रेशन में भी देखा था कि वो उसकी एक लाइन बन जाती है। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं इकोनॉमिक्स आपने तो नहीं पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स वैसे पढ़ी है आप लोगों ने? जी सर पढ़ी है। यस सर। पढ़ी है, पढ़ी है। तो इकोनॉमिक्स में वो जो डिमांड और सप्लाई की जो कर्व वगैरह होती है, यस सर। डिमांड सप्लाई की या इंडिफरेंस कर्व वगैरह, या वो जब आपने देखी होंगी तो वो भी दे आर सवाए द इंडिफरेंस कर्व, एक्सेप्ट फॉर द इंडिफरेंस कर्व, जो बाकी डिमांड या सप्लाई की जो लाइंस होती हैं दे आर यूजुअली द स्ट्रेट लाइंस। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बल्कि वो इस तरह की एक नॉर्मल कर्व बन जाती है। ये दोनों नहीं बनेगी, दोनों में से कोई एक बनेगी, ठीक है। या वो इस तरह की बनेगी अगर तो आपका डाटा बहुत सिमेट्रिकल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत प्रॉपर कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। कुछ कुछ वैल्यूज जो हैं वो कम वाली भी हैं, कम से ज्यादा तक की जो पूरी जर्नी है आपकी वो बहुत सिमेट्रिकल है, एक बहुत तरीके का एक डाटा है, तो फिर उसकी जो कर्व होगी वो जरा थोड़ी सी, ये नीचे वाली जो है वो इस तरह की होगी। और अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो एवरेज वैल्यूज के बहुत करीब हैं, जो डाटा आपने यूज किया है, जो डाटा आपने गैदर किया है, जो डाटा आपने ग्राफ पे प्लॉट किया है, अगर वो मीन वैल्यू के बहुत करीब करीब हैं, तो फिर जो कर्व की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि उसमें जो एवरेज वैल्यू है ये इसके इस लाइन पे जो होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज के इस तरफ कम वैल्यूज होंगी, एवरेज की इस तरफ जो है वो उससे ज्यादा वैल्यूज होंगी, और ऑब्वियसली तभी दोनों को ऐड आप करेंगे तो कुछ सिचुएशन जो है वो इस तरह की आपके पास आ रही होगी। तो हमने फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिविएशन की बात भी की थी कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्योंकि प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा होता है, और रैंडम वेरिएबल के ऊपर भी हमने बात की थी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल बेसिकली is a rule which assigns probability numbers against probabilities. तो ये probability होती है, तो probability is always equal to 1, 100% के ही बराबर ऑब्वियसली चीज जो है वो हो सकती है। और हमने इसमें ये बात भी की थी कि जो probabilities हैं वो probabilities अगर हम उसको यानी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये नॉर्मल कर्व कहला रही है, विच इज अ बेल शेप्ड कर्व, और इसमें जो प्रोबेबिलिटीज होंगी इस सारे एरिया में दे वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, या 100%, 100% या 1। 100% मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो व्हेन वी विल डिवाइड 100 बाय 100 तो आंसर वुड बी 1। तो या 1 के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी, या वो 100% के इक्वल होगी। फिर हमने बात की थी कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होने का मतलब यह है कि फॉर ईदर साइड, ये मुबीन हैदर, अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होने का मतलब यह है कि 1 प्लस भी हो सकता है और 1 माइनस भी हो सकता है। तो हमने ये बात की थी कि 68.2% एरिया 68.2% ऑफ द प्रोबेबिलिटीज वो हैं जिनमें स्टैंडर्ड डिविएशन 1 तक हो सकती है, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक तकरीबन हमारी 95% वैल्यूज जो है वो हमारी कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। तो
95% of the values are covered under the standard deviation of 2, और standard deviation 2 होने का मतलब ये है कि वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। और बाकी रिमेनिंग जो थी वो इट मेक्स अप द रिमेनिंग 100 माइनस 95.52 जो एरिया है वो रिमेनिंग जो पीछे स्टैंडर्ड डिविएशन रह जाएगी, अगर 3% तक हो जाए तो 99% एरिया हमारा कवर हो जाता है। ये बातें हमने की थी लास्ट टाइम तक, और हमने बात जो है वो यहाँ पे छोड़ी थी। अगर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो किसी भी वैल्यू की, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी जी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको जी स्कोर कहते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है कि ये एक्स बार है बेसिकली, सॉरी एक्स है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी। अगर जो वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये कोई भी वैल्यू हो, अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन में भी ये गिवन होगी तो वहां पे भी समझा दूंगा। मेन ये चीज थी कि ये फॉर्मूला आपको बस बताना था, जिसकी वजह से वो बात, क्योंकि रिदा ने कहा कि उन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था और उन्होंने लेक्चर अभी तक सुना भी नहीं है, तो मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये नहीं सुना हुआ तो उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रो सा चला दिया जाए। एक्स वैल्यू है, म्यू जो है इज द मीन वैल्यू, और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ भी की जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और जो रैंडम वेरिएबल होता है वो भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब खूबसूरत बात यह है इस सारी चीज़ की कि ये तीनों वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी, और मीन या म्यू की वैल्यू भी गिवन होगी, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी गिवन होगी। आपने z की वैल्यू सबसे पहले तो कैलकुलेट करनी है कि z की वैल्यू क्या बन रही है। इसको बंद कर देना, इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और z वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो वैल्यू आई है उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक दफा फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी वेरिएबल और उसकी कोई भी वैल्यू वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अब अगर इस x की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, लेट सपोज 7 है, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि ये 7 नंबर आ जाएगा। अब ये 7 क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में भी हम इसको देखते भी हैं। तो 7 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट द z वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, and then we will locate the z value in a table, or we'll use this Microsoft Excel and we can calculate it pretty easily. But we can either use a calculator or a table, or we can use the help of the Microsoft Excel, and the operations are pretty simple. तो हम वो देख लेते हैं, वो भी अभी के ये कैसे। टेबल में ज़रा थोड़ा सा मसला हो जाता है समटाइम्स, लेकिन जो बाकी हैं वो तो खैर बहुत इजी है, स्टैंडर्ड है। तो अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इससे पहले हम ये जो बात हमने शुरू कुछ यहाँ से की थी कि द वेटिंग टाइम x at a certain bank is approximately normally distributed with a mean value of
8.7 minutes and a standard deviation of 1.4 minutes. Find the probability that a randomly selected customer has to wait less than 7 minutes, more than 11 minutes, more than 7 minutes, but not more than 11 minutes. तो हम क्या करेंगे कि ये जो A और B है, अब हम पहले A को चूज कर लेते हैं. फॉर्मूला जो हमारे पास था वो ये था, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा. तो हमारे पास म्यू मीन वैल्यू होती है. तो क्वेश्चन में जो मीन वैल्यू है, क्वेश्चन में मीन वैल्यू है 8.7 मिनट्स. और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.4 मिनट्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कस्टमर हैज टू वेट 7 मिनट्स. अब ये x की वैल्यू हो जाएगी. सो x would be 7 minus mu is 8.4. I guess 8.4 ही था. Mu was mean 8.7 divided by standard deviation जो कि उन्होंने हमें बताई थी, और वो 1.4 मिनट थी. आप अब जब इसका आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले तो z वैल्यू हमारे पास आएगी, और वो z वैल्यू कितनी आ रही है? (1.7 डिवाइडेड बाय 1.4. लेकिन ये -1.7 है डिवाइडेड बाय 1.4. तो ये -1.2143 हम कर देते हैं इसमें. सर ये मेरा क्लियर है? -0.42 आ रहा है, क्यों? सर दोबारा बताइएगा प्लीज, कैसे करना है? माइनस ये 7 माइनस 8.7 करेंगे जी. तो ये -1.7 आ जाएगा ना. और -1.7 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो -1.2143 आ जाएगा. ठीक है? सर जी जी मेरी अपनी होती थी. अच्छा, अब ये हमारे पास z वैल्यू आई है. ये प्रोबेबिलिटी 7 की प्रोबेबिलिटी नहीं आई है. ये जो 7 था, इस 7 की प्रोबेबिलिटी नहीं आई. ये तो उसने हमें कहा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a randomly selected customer has to wait less than 7 minutes. तो हमने एक नंबर लिया जो कि 7 था, हमने उसको कहा कि ये x है. तो 7 मिनट से कम उसको वेट करना पड़े, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो फर्स्ट वी विल फाइंड अ z वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट है कि वो माइनस में है या प्लस में है. और फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम टेबल कहाँ है, टेबल ढूंढेंगे. टेबल भी मैंने आपको बहुत, वैसे तो शुरू में मैंने आपको भेज दिया था जो टेबल था. हाँ चले, टेबल यहाँ पे भी है. इसको जरा जूम कर लेते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो -1.2 थी. -1.2 जी सर. 143. अब हम क्या करेंगे कि हम इसको -1.2, ये हमारी लाइन हो गई जिसमें हमने इसको लोकेट करना है.
और -1.21, इसमें हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये एक ही जगह पे हमें नजर आ जाए। -1.2 और 1, क्योंकि इमीडिएट जो हमारे पास था वो -1.2143 था, सर नहीं समझ तो आई। -1.21 कह लें। अच्छा, आंसर सर तो वो आ समझ गया, में वो आ आ गया गया। ना, ये 1.21 जी जो आया है, जी जी जी, वो आ गया। आंसर भी अच्छा, ये समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गई कि ये माइनस में है। तो हमारे पास जो टेबल होता है, टेबल में वैल्यूज माइनस से होती होती प्लस तक जा रही होती है। अब इस टेबल में खाली 3.4 तक है, और भी हो सकती है। हमने हमने देखा कि भाई ये 1.2 तो पॉजिटिव भी है, हमने कहा नहीं नहीं, हमें पॉजिटिव वाले की जरूरत नहीं है, हमारा तो आंसर नेगेटिव में आया है। तो फिर हमने नेगेटिव वाला 1.2 लोकेट किया, तो वो भी मिल गया हमें। अब ये नेगेटिव वाला जो, अब ये जी की वैल्यू है, ये बाहर बाहर जो है ये सारी जी की वैल्यूज हैं, और अंदर अंदर इन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर, हम समझे। अब ये जो 1.2 था, ये सिंपल 1.2 तो था नहीं, ये तो 1.21 था, 1.21। वन। अब ये 1.2143 है, लेकिन हम इसको फिलहाल सिंप्लिसिटी सेक के लिए, क्योंकि हम जरा टेबल का सहारा ले रहे हैं, तो टेबल में हमारे पास जरा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो 2.1 तक तो बात जा रही है, 1.22 तक भी बात जा रही है, लेकिन 2.143 तक बात नहीं जा रही। टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, हमारे पास 1.2 है, और 1.20 नहीं थी वैल्यू, 1.21 थी। ऐसी बात ही है। जी सर। यस सर। तो यहां से हमने लिया मेन वैल्यू, और आगे फिर फ्रैक्शंस में वो जितनी मजीद आगे जा रही है, हम जितना आगे तक जा सकते हैं अपनी लिमिटेशंस के साथ, वो हमने यहाँ पे लोकेट किया। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1131। 3-1, हाँ जी, ठीक है। Okay. 0.1131 और 11.3%। अब ये उन्होंने खुद से ही आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, आपको अलहदा से इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इतनी है, और कि वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, जैसे हमने उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक में देखा था, फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का था, हमने बायनोमियल में देखा फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का था, पाइथन में देखा वो तो खैर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन इसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने हमें पहले से ही प्रोबेबिलिटीज हर नंबर की कैलकुलेट करके बताई हुई हैं। ऑल वी हैव टू डू इज, फर्स्ट वी विल हैव टू first we'll have to find a z value by putting in the values that are given in the question. x की वैल्यू भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है, तीनों वैल्यूज हमने पुट की, और z वैल्यू तो निकाली सबसे पहले। फिर z वैल्यू को हमने लोकेट किया टेबल में, माइनस है तो माइनस वाली लाइन में, प्लस है तो फिर वो प्लस वाली वैल्यूज नीचे गिवन है, फिर हम प्लस वाली वैल्यूज में चले जाएंगे, 1.2 प्लस में देख लेंगे। अगर 1.2 प्लस में होता तो फिर प्रोबेबिलिटी 0.8869 होती, लेकिन फिलहाल ये बात नहीं है, फिलहाल लेस देन है 7 मिनट्स, -1.2 आंसर आ रहा है, और वो 1.21 आ रहा है, तो 1.21 में हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अगर 1.22 होता तो फिर ये होती, अगर 1.23 होता तो ये होती, 1.24 होता तो ये होती, लेकिन क्योंकि 1.21 था तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आ रही है। क्लियर है? जी सर। Wait, sir. हाँ जी, Are you saying कि 1.21 जो ऊपर 0.01 के नीचे
चेक करेंगे, जस्ट कंफर्मिंग। दोबारा से 1.21, हाँ जी, -1.2, यस सर। और फिर आगे, हाँ, फिर जो फर्दर वैल्यूज हैं वो इनके नीचे, ये वैल्यूज दी हुई हैं, फिर इनके नीचे देखेंगे उसको। ओके सर। अगर ये वैल्यू 1.22 होती, ये वैल्यू 1.22 आ जाती सपोज, फिर हम इसको, ये -1.2 तो है ही है, लेकिन ये 1.22, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जो 0.02 से नीचे है, 1.2 के सामने और 0.02 के नीचे। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये तो तब है कि अगर आपके पास कोई चीज़ भी अवेलेबल ना हो और टेबल आपके पास हो, टेबल बहुत इजीली नेट से जो है वो मिल भी जाता होता है, तो नेट से आप सर है जी, सर है हमारे पास पहले ही। क्या बात, क्या बात। बस जो लाइक लोग होते हैं, माशाल्लाह पढ़ने वाले होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उनके पास पहले से ही हुआ करता है। दूसरा काम और एक इजी भी है। इजी काम क्या है कि पहले मुझे अपनी ऐनक लगाने दें ताकि, हाँ जी, ये एक्सेल खोला हमने, एक्सेल में ये फार्मूलाज पे हम गए, और फार्मूलाज में हम गए और हमने ये मोर फंक्शंस में, तो ये स्टैटिस्टिकल में हम चले गए, क्योंकि हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स में चले गए। मैथ्स में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये मोर फंक्शंस में, स्टैट्स में गए हम। स्टैट्स में जाके, क्योंकि ये उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो और अगर आपको ABCD आती है तो हम M के बाद चले जाएंगे। तो अब ये बहुत डिफरेंट किस्म की दी हुई है, नॉर्म डिस्ट भी दी हुई है, नॉर्म इन्व भी दी हुई है, नॉर्म एस डिस्ट भी दिया हुआ है। अब ये सारे डिफरेंट किस्म की हैं, हमें सादी वाली चाहिए जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो बाकी हैं ये उसकी ज़रा थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड किस्म की चीज़ें हैं, उनकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी चाहिए। क्लिक कर देंगे, ये वैल्यूज़ ये एक छोटा सा एक विंडो एक ड्रॉप बॉक्स तो नहीं कहेंगे इसको हम, फंक्शन बॉक्स आपके सामने जो है वो खुल जाएगा, और उसमें फंक्शन आर्गुमेंट्स आपने देने होंगे। एक्स हमारे पास जो था क्वेश्चन में, x was 7, जैसे हमने ये x की ये वैल्यू हमने पुट भी की थी, तो हम यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे बता देंगे कि भाई ये 7 है। फिर हमें जो म्यू की वैल्यू थी या मीन की वैल्यू जो थी, दैट वाज 8.7, तो हमने यहाँ पे 8.7 जो है वो हमने पुट कर दिया। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन था जो कि 1.4 था, ये सवाल में भी 1.4 दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1.4 दिया हुआ है, तो ये हमने किया पुट 1.4, और हमने ये कमुलेटिव जो है वो, अब ये वही, क्योंकि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू, और ये बस आर्गुमेंट देना होता है आपने, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, छोड़ देते हैं। तो 0.11231, अब ये बिल्कुल उसने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताई। अभी जो हमने देखी थी टेबल में वैल्यू भी 1131 थी, 1131, और एक्सेल ने हमें निकाल के दी है 1123.231 है। अब ये क्योंकि उसने, हमने तो ज़रा थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी हमने अंदाजे से निकाली थी, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर तो दिस आंसर वाजंट एग्जैक्टली 1.21, इट वाज 1.2143। तो जब आपने एक्सेल में वैल्यू डाली तो उसने एग्जैक्ट 1.2143 की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताई, जो कि ये किसी ने, ये बाकियों की तरफ भी डिस्टॉर्शन हो रही है या बुशरा की तरफ खाली डिस्टॉर्शन हो रही है? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मुझे भी सही आ रही है। बुशरा, तुम्हारा कोई इशू होगा फिर। ठीक है, हाँ, बुशरा का मेरा ख्याल है नेट का कोई थोड़ा बहुत कोई इशू है,
बुशरा के लिए, बुशरा क्या चीज समझ में नहीं आई वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर आप एक्सेल में कुछ समझा रहे थे, वहां से आगे कुछ भी आवाज ही नहीं आई। अच्छा, एक्सेल में बिल्कुल शुरू से आवाज समझ में नहीं आई। यस सर, पहले से डिस्टॉर्शन हो रही थी। अच्छा, इसको हम करते हैं कैंसिल, और ये हम गए होम पे, यहाँ से बात स्टार्ट होगी। फार्मूलाज की टैब अलहदा से उन्होंने बताई हुई है हमें, इसमें मैथ में नहीं जाना, मोर फंक्शंस में जाना है और स्टैट्स में जाना है। अब यहाँ पे सारे जो फंक्शंस हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, तो आपने एन पे जाना है, और एन में भी जो सिंपल वाली है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी 3-4 किस्म की हैं। आपने सिंपल जो नॉर्म डिस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपने क्लिक करना है और वो वैल्यूज आपके सामने खोल देगा। क्वेश्चन में x was 7, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, x was 7, mean was 8.7, स्टैंडर्ड डिविएशन was 1.4। x को हमने 7 पुट किया, म्यू को हमने 8.7 पुट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने 1.4 पुट की। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। x was 7, mean was 8.7, स्टैंडर्ड डिविएशन was 1.4। और ये जो लॉजिकल जो कमेंट है वो आपने ट्रू यहाँ पे रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर वो हम बाकी अगर वो कैलकुलेट कर रहे हों जो कि उसकी इन्वर्स और वो थी, तो फिर हमें उसमें ये फॉल्स रखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, वह ट्रू रखेंगे इसको बस। तो उसने हमें वैल्यू खुद ही कैलकुलेट करके बता दी, और ये फार्मूला रिजल्ट यहाँ पे भी बता दिया, 0.1123 है। अब मैं इनसे ये कह रहा था कि टेबल की वैल्यू में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है कि टेबल ने तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी 1.21 की, जबकि एक्चुअली ये 2143 था। तो एक्सेल ने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू 1.2143 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताई, और वो 11.31% नहीं है, बल्कि वो 11.23% है एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप दोनों में से जो भी मर्जी यूज कर लें, मेरे लिए जो है वो एक्सेप्टेबल ही होगा। सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन इसका हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये बताना है कि ये जो आपने मेथड एक्सेल पे तो हम नहीं करेंगे या क्या करें? हुआ, ये एग्जाम में हम जरूरी एक्सेल पे करें? हाँ, एक्सेल में तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि इसमें जरा आपको ये जो टेबल देखने की जो हैसल और वो है ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। आराम से आपने वैल्यूज पुट की और आंसर निकल आया। तो बजाय इसके कि आप जी वैल्यू पहले कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद आप उसको टेबल में देखना शुरू करें, और गॉड फॉरबिड कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, और तो सिंपल सा है, सारा कुछ यहीं डालें, इसी को ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन चॉइस फिर भी आपकी है, टेबल यूज करना है तो भी आपकी चॉइस है। बस बता दीजिएगा कि आपने टेबल के थ्रू निकाली है या आपने एक्सेल के थ्रू निकाली है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली उसमें जरा वैल्यूज का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर क्योंकि वर्ड और एक्सेल ना एंड टाइम पे मुझे तो वैसे ही भूल जाता है, चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एक दफा करके भी देख लीजिएगा। बल्कि अभी इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन का जो है ये मोर देन 11 मिनट्स, इसको अब आप लोग सॉल्व करें और एक्सेल पे ही सॉल्व करके मुझे बताएंगे वैल्यू क्या आएगी आपकी। ओके सर। We don't have to do it right now, do we? Yes, you do have to do it right now, ताकि मुझे पता तो लगे ना कि अगर मुझे कहते हैं मैं कर देता हूँ। मोर देन 11 मिनट्स में सिंपल बस डिफरेंस ये आएगा कि x की जगह 11 हो जाएगा
और देखें उसने प्रोबेबिलिटी हमें खुद ही कैलकुलेट करके बता दी। एक वैल्यू सिर्फ चेंज की है और उसने सेकंड्स भी नहीं लगाए और वैल्यू हमारे सामने। इसी को हम यहां से भी ट्राई सॉल्व करते कर हैं, सकते हैं। कहीं भी जी फंस जी, गए तो फिर आपसे। इसको हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 11 x11 है माइनस म्यू जो कि 8.7 था डिवाइडेड बाय 1.4, तो 11 माइनस 8.7 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये 1.64 आ रही है वैल्यू z की, और ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम टेबल में जाएंगे, और ये पॉजिटिव था तो हम 1.6 पॉजिटिव में जाएंगे, ये रहा 1.6। अब हमें चाहिए 1.64, तो हम टेबल में 1.6 के कॉलम में 0 0 1 2 3 और 4, तो 0.9495 ये हमारे पास 9495, हाँ जी यही यही है जी। तो 1.6 कहाँ गया, 1.6 1.6.9495, और एक्सेल ने हमें क्या वैल्यू निकाल के दिया है 0.9497। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहेगा क्योंकि एक्सेल तमाम जो 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 पूरी वैल्यू है उसी को ही अज्यूम करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा है, जबकि टेबल जो है वो मेन वैल्यूज को कंसिडर करते हुए, या आप यूं कह लें कि पहली दो वैल्यूज को, पॉइंट के बाद पहली दो वैल्यूज सिर्फ कंसिडर कर रहा है टेबल, जबकि एक्सेल जो है वो पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज कंसिडर करते हुए एक्चुअल वैल्यू निकाल के आपको दे रहा है। ठीक है, ये एक दफा फिर यहां पे कर देता हूं कि फॉर्मूलाज में गए, मोर फंक्शंस में गए, स्टैटिस्टिकल में गए, एन पे गए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एन में मिलेगी। सिंपल वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करनी है। एक्स जो है वो हो गया 11, मीन हो गया 8.7, 7 स्टैंडर्ड डिविएशन होगी 1.4, और जो कमुलेटिव है वो हो गया ट्रू। आंसर जो है वो आपको ओके दबाने की जरूरत भी नहीं है, वो उसने खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। तो विद इन मिनट्स, विदाउट कंसल्टिंग एनी टेबल और विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट की और आंसर आपके सामने आ गया। सर अब ये ठीक है, ये करेंगे, आसान है। ठीक है, जी सर। किसको ये अभी भी समझ में नहीं आया है? सर आप रिपीट कर देंगे? कौन सी वाली बात? सर ये जो एक्सेल पे आपने किया है। रिपीट कौन सी? फॉर्मूलाज, सर आई थिंक वही पूरा मेथड। मोर फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल। जी सर, ये जो आपने एक्सेल किया स्टैटिस्टिकल था वो में थोड़ा समझ नहीं आया। क्या चीज?
ये जो भी माशाल्लाह लेज खा रहा है या तो ये मुंह से थोड़ा थोड़ा सा अगर दूर रख के खा लें, यानी नहीं लाजमा मुंह से थोड़ा दूर रख के खा तो नहीं सकते आप, लेकिन माइक ऑफ कर। हाँ, माइक अगर प्लीज, क्योंकि सर जिसको सर भूख लगी मैं हुई होगी उसके लिए ये। जी जी। सर असल में मैं अपने रिपोर्ट्स देख रही थी, इसलिए वो चीज़ स्किप हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा आपको रिपीट करने के लिए कह रही हूँ। कोई मसला नहीं है, वो तो रिपीट तो कर ही रहे हैं, मतलब रिपीट करने में तो इशू ही कोई नहीं है, 10 दफा कर देंगे। अगर जी फिर भी सर। किसी को समझ में नहीं आएगी फिर भी कर देंगे, वो तो मसला ही कोई नहीं। और बहुत इजी है। सबसे पहले गए हम फार्मूलाज में, तो ये हमारे सर पास मैं इसी डिफरेंट ही वीडियो में आपके ऑप्शंस ग्रुप खुल में गए। भेज दूं कि रिकॉर्डिंग कौन ऐसे कर लें, सुनेगा हाँ फिर करती हुई। ठीक है, बता दीजिएगा जब स्टार्ट हो रही हो तो। नहीं सर, मैं अपने फोन से बना के खुद ही उस ग्रुप में भेज दूंगी। आपने अगर समझाना है तो बेशक समझा देना। क्या इस बात, क्लास के बाद क्या रील बात, रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा खोलेंगे। ठीक है। मोर फंक्शंस में गए, स्टेटिस्टिकल सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास आती है। उसमें अब क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो हम गए एन में, और एन में जाके हम गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कोई 4 किस्म की है, हमें सबसे सिंपल वाली पे क्लिक करना है। ये हमारे पास एक फंक्शन बॉक्स खुल जाएगा, इसमें हम अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स हमारे पास जो था वो 11 था, एक्स को यहां पुट कर देंगे 11। मीन या म्यू हमारे पास था 8.7, तो मीन में या म्यू में हम वैल्यू पुट कर देंगे 8.7। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास थी 1.4, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिव में हम पुट कर देंगे 1.4। और लास्ट वाला जो है इसको हम रखेंगे ट्रू, तो ये प्रोबेबिलिटी वो हमें कैलकुलेट करके बता देगा। क्लियर है? जी सर। सही कम्युलेटिव सब में ट्रू होगी। हाँ जी, हाँ जी। वो जो बाकी फंक्शंस है ना जो और भी हैं, उसमें फिर ये है कि ये फॉल्स इसको हम रख देते होते हैं, लेकिन फिलहाल बहरहाल आपने ट्रू ही रखनी है इसको। अच्छा, ये क्या चीज आई है? 0.9497। हाँ जी, बता सकते हैं ये क्या है 0.9497? वो खामोश हो गए हैं। जी जी सर। तो मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है 0.9497 स्टैंडर्ड डेविएशन सर। ये प्रोबेबिलिटी है। ये क्या चीज आई है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आई है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है? मीन 11 की प्रोबेबिलिटी। 11 की प्रोबेबिलिटी आई है। 11 क्या चीज है? 0.9497 क्या आया है? प्रोबेबिलिटी आई है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है? 11 की प्रोबेबिलिटी आई है। एक्स की प्रोबेबिलिटी आई है। एक्स क्या चीज है? एक रैंडम वेरिएबल है। क्या रैंडम वेरिएबल है? कि एक कस्टमर जिसको 11 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई लोग जाएं, मुझे 11 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं बैंक में। मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहूं, और क्योंकि बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत से जाते हैं,
अगर मुझे मीन टाइम का पता हो, एवरेज टाइम का पता हो, अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन का पता हो, तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं कि मुझे 11 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं बहुत जल्दी में हूं तो मुझे 11 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने या ये काम कर लिया, या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने ये काम कर लिया कि पहले हमने कैलकुलेट की जी वैल्यू, ताकि हम इसको फिर टेबल में लोकेट भी कर सकें, क्योंकि टेबल में जी वैल्यूज ही होती हैं, टेबल में कोई और वैल्यू। अगर जी की वैल्यू -1.2 हो तो प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब इस केस में जी की वैल्यू 1.6 आई थी और हमने ये 1.64 आई थी। तो 11 के लिए अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आपको काम जरा थोड़े लंबा सा करना पड़ता है, मैनुअली काम लंबा हो जाता है। मैनुअली काम लंबा कैसे होगा कि पहले आपको 11 के लिए जी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो क्या कर रहा है, एक्सेल तो डायरेक्टली 11 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता रहा है आपको। मैनुअली अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले 11 के लिए जी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर जी को, ये जो वैल्यू आई है इसको आपको टेबल में लोकेट करना पड़ेगा। 1.64 को 0 1 2 3 4, तो 1.64 को आपको टेबल में लोकेट करना पड़ेगा। जी सर। इसमें यानी 2 स्टेप्स में काम हो रहा है। अब ये 1.6 है और ये 0 1 2 3 4, 1.64 जो है वो ये वैल्यू आ रही है। 0.9 इसमें फिर 0.9495 ये वाली ना सर? हाँ जी, ये प्रोबेबिलिटी आई है। प्रोबेबिलिटी किस, ये जितनी भी अंदर वैल्यूज हैं ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर वैल्यू 11 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे 11 मिनट से ज्यादा रुकना पड़ सकता है। अगर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 7 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, यस सर। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। वैल्यू चेंज हुई ना? एक्स की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऑब्वियसली फाइनल आंसर भी चेंज हो जाएगा अगर एक्स चेंज होगा तो, लेकिन एक्स के अलावा हम किसी और वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, जी सर। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी हैज अ लार्ज stock of steel rods with a mean diameter of 4.18 inches and a standard deviation of 0.8 inches, 0.08 inches. The company received an order of such rods of diameter within 4.2 plus minus 0.05 inches. If the diameter of the rod is normally distributed, what proportion of the rods will meet the specification? अब what proportion of the rods will meet the specification? अब वो यहाँ पे बात कर रहा है probability की ही। सर सेम फॉर्मूला? हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का करम। वो ज़रा थोड़ी क्लास में था ना वो, हाँ
कोई सर मसला माई नहीं, कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह, बस व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर दें तो मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो हाँ, अब इसमें जो मेन जो वो है चीज़ है, वो ये है कि हमने दो वैल्यूज जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है, 4.2 प्लस 0.05 एंड 4.2 माइनस 0.05। यस सर। ठीक है, ये उसने वेरिएशन बता दी है कि इतनी वेरिएशन वो बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, तो मीन डायमीटर 4.18, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.08 इंचेस, एक्स की वैल्यू 4.2 प्लस 0.05 मीन्स 4.25। दोबारा से 4.2 प्लस 0.05 करेंगे तो ये 4.25 वैल्यू आ जाएगी। करके देख लें। सर और- एक्स की वैल्यू तो 4.2 है ना, हाँ, और उसमें प्लस उसमें उसमें 0.05 लिखेंगे हम जी। और एक दफा यानी एक दफा x को हम रखेंगे 4.2 प्लस 0.05, एक x की वैल्यू हम लेंगे 4.2 माइनस 0.05। तो ये उसने, ये देखें वैल्यू हमें निकाल के पहले से ही उसने हमें बता दी। और एक दफा हम रखेंगे इसको 4.15 करके। सर इसके दो वेरिएशंस प्लस और माइनस फाइंड आउट करेंगे हाँ अलग। जी, अलहदा अलहदा, बिल्कुल। ठीक है जी। जी सर। यस सर। ओके कर देंगे तो वो यहाँ पे ही सेल में वैल्यू ले आएगा। आपकी मर्जी है, ओके करें ना करें, बहरहाल सिर्फ आपने ये बता देना है पेपर में कि ये जो आपने मेथड यूज़ किया है वो टेबुलर यूज़ किया है या एक्सेल का यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ी बहुत वैल्यू डिफरेंट होती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि मार्किंग कर लूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो चीज़ सॉल्व की है। ठीक है, जी सर पेपर में भी बता दें क्या कुछ आएगा। पेपर में मैंने सारा वैसे तो तकरीबन कर लिया है। अभी एक टॉपिक हमारा रह गया, वो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का था, वो मैंने आपको चीज़ थोड़ी सी समझानी है कि अब इसकी आज असल में मैंने करवाना था, लेकिन बस वो गड़बड़ हो गई। तो नेक्स्ट मुझे बताएं ये क्लास आप लोग कब ले सकते हैं? सैटरडे तक हमने करनी है। सर सैटरडे को हमारी ऑलरेडी 2 हैं, तो आप कल कर लें, फ्राइडे कर। कल शाम को कर लें, जी सर, जुम्मे के बाद ही ना। जुम्मे के बाद। हाँ, ठीक है सर कर। उसमें फिर यह है कि वो क्योंकि अब बाकी तो जो भी था, एक क्वेश्चन उसमें से होगा बायनॉमियल में से, एक हाइपरज्योमेट्रिक में से, एक पाइथन में से, एक जो है वो यही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, एक थ्योरेटिकल है, और एक जो है वो क्वेश्चन और होगा कोई भी किसी भी जो वो आपने अभी जो, कराए ये वाले। हाँ नहीं, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हो गया ना शाम। हाँ, वो जो रिग्रेशन और कोरिलेशन, उनमें से भी तो है। ओके सर।
तो यानी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आप छोड़ सकें। सब पढ़ेंगे। ओके सर डेफिनेशंस भी देंगे? पेपर तो 3 आवर्स का ही है ना? Yes, sir. जी सर। हाँ, डेफिनेशन इजी सी होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। सर अभी तो हमने वो हमें डेट शीट मिली थी तो 28 ठीक है। को आई थिंक पेपर है स्टैट्स का, तो हमने वो फिर चेंज करवाया। अच्छा ठीक है। तो आपको बता देंगे मैं क्या बता दूं? कि वो आपको बता देंगे, क्योंकि हमारे एक दिन में 2 पेपर आ रहे थे ना, तो हमने कहा था फिर कोई एक चेंज करें, लाइक या तो स्टैट्स का करें चेंज या फिर सोशल पॉलिसी का चेंज करें। अच्छा चले ठीक है, जब भी हो। मैं वो बस आज कल में ही पेपर मैंने फाइनलाइज कर लेना है, प्रॉबेबली कल मैं कर लूंगा। ठीक है सर। तो फिर मैं आपके साथ बहरहाल जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने हाइपरज्योमेट्रिक पढ़ी, हमने बायनोमियल पढ़ी, हमने पाइथन पढ़ी, हमने रिग्रेशन कोरिलेशन देखे, हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी, और हमने जो लास्ट वो आपका, हाँ जी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो लास्ट आपका टॉपिक एक, कि उसमें बस कुछ वो होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, और ये चीज़ें बस आपको समझानी है और उनको इंटरप्रेट करना सिखाना है कि ये इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होती है। सर डेफिनेशंस तो नहीं आएंगी ना? डेफिनेशंस हैं, अगर आप कहते हैं निकाल दूं तो निकाल देंगे। नहीं सर सही ना है। चेक करिएगा सर डेफिनेशन डालें आप। चलिए वो तो मार्क्स आते हैं। वो मुफ्त के नंबर होते हैं, देख लीजिएगा, उसमें डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे कहेंगे तो शामिल कर लेंगे, थ्योरी नहीं सर नहीं सब करेंगे तो डाल दे चलिए। डेफिनेशन। सर बेशक 2 क्वेश्चंस दे दे डेफिनेशन वाले, हम खुशी कर लेंगे। अच्छा वर्ड पे करना जरूरी तो नहीं है ना, हम हैंड रिटन दे सकते हैं आप पीडीएफ बना के? हाँ हाँ, वर्ड में देना चाहे वर्ड में दे दे, हैंड रिटन देना, हैंड रिटन करके वर्ड में भी आप वो कर सकते सर वर्ड में हैं। टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हैंड रिटन देंगे। वही ना, हाँ हाँ, हैंड हैंड रिटन को रिटन फिर कर, वर्ड पे करके फिर भेजेंगे जिस तरह लास्ट टाइम किया था। एक्सेल में भी पिक्चर पेंट हो जाती है, वर्ड में भी पिक्चर पेंट हो जाती है, वो पिक्चर पेस्ट हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। सर ऐसे ही करेंगे। अब पीडीएफ भेज दें। ये अभी ये खुली हुई है, नहीं तो हम इसी को ही डेस्कटॉप पे, ये पड़ी हुई है, चले नहीं इसको हम क्लोज कर देते हैं, नहीं वो किधर गई, इसको हम कर लेते हैं, ये लेंगे, ये भी पिक्चर ही आने, नहीं डलते हैं। ये हो गई जी पिक्चर, इसको आप सेव कर लें, ये अब एक्सेल में है, एक्सेल में भी सेव हो गई है। वर्ड में करना चाहें तो वर्ड में भी बहुत इजीली हाथ से काम करें, उसकी पिक्चर लें, पिक्चर लेने के बाद आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाएं, पिक्चर्स में जाके, और ये जहाँ पे भी आपने वो पिक्चर सेव की हुई होगी, जैसे यही वाली है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये आ गई पिक्चर यहाँ पे। सर ये तो होता है, लेकिन ना पेपर करते हुए तो टाइम पहले ही इतना कम होता है, तो ऊपर से फिर फोन से पिक्चर लो, फिर लैपटॉप में सेव करें, टाइम बहुत वेस्ट होता है। कोशिश करेंगे कर लें, करना पड़ेगा जैसे आपको इजी हो, जिससे आप लोगों का टाइम सेव हो रहा हो। पीडीएफ सही है फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। हाँ एक चीज़ बस सिर्फ ज़रूर है, उसका ख्याल लाजमी रख लीजिएगा, वो ये है कि जब आप पिक्चर सेव कर रहे होते हैं ना, तो सेव करते हुए काइंडली ये ज़रूर किया करें कि उस पिक्चर का नाम जो है ना, मसलन रिदा है तो रिदा शाहिद 1, जैसे वो नहीं, आपने वो पेंडुओं को आपने देखा हुआ होगा, वो गाड़ी के ऊपर लिखे होते हैं कोराल 1 या जी सर समझ आ गई। ठीक है ना, हाँ, तो बस उस तरह जो है वो वो रिदा शाहिद 1 और रिदा शाहिद 2, उससे फायदा ये होता है। और जो पेज होगा ना, पेज के टॉप पे भी अपना नाम लिख लिया करें। वो होता यूं है कि जब मैं उसको डाउनलोड कर रहा होता हूँ, तो अब वो सब डाउनलोड होते हुए वो उसका नंबर जो आपने रखा हुआ होता है उसी नंबर से सेव हो जाती है। वो फिर मुझे एक एक फाइल खोल के देखना पड़ रहा होता है कि अच्छा यार ये किसकी है, अच्छा ये किसकी है, अच्छा ये किसकी है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। ओके सर।
तो वो बस सिर्फ के एक तो पेज के ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा लाजमी, और जो पिक्चर सेव कर रहे हैं उस सेव करते हुए जो उसका नाम है वो जरा काइंडली अपने नाम के साथ ही सेव कीजिएगा। अदर देन दैट जिस तरह मर्जी भेजना चाहें आप भेज लें, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको 2-4 दे रहा हूं, तो बल्कि ये जो फाइल जो भेजी हुई भी है इसमें से अभी बैठे बैठे क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं आराम से, लेकिन आज ही रात 12 बजे से पहले पहले कोशिश कीजिएगा कि मुझे जो दूसरी फाइल कहाँ गई, कमाल हो गया यार आज ये, हाँ सर जो आपने टिक किए हैं ये वाले क्वेश्चंस? हाँ बस जो टिक किए हुए हैं ये वाले करके मुझे भेज दें। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। सर मैं कल का टाइम आपसे बता दिएगा। कल बस जुम्मे के बाद ही कर लेंगे डिसाइड, वहीं उसमें ग्रुप में कर देते हैं, मैसेज कर दूंगा मैं। जुम्मे से पहले लेनी है तो जुम्मे नहीं, जुम्मे के बाद ही कर लेते हैं आराम नहीं से। सर जुम्मे के बाद। ठीक है, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर सर चले गए।